अगले 48 घंटे में तस्वीर पूरी तरह से साफ होने जा रही है कि ईरान और इजराइल के बीच में आखिरकार क्या डील होगी या युद्ध होगा। और G7 समिट से अचानक से G7 समिट को छोड़ करके निकले डोनाल्ड ट्रंप ने इसके सीधे साफ संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर करवाने के लिए यह समिट छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। और दूसरी तरफ ईरान लगातार वार कर रहा है। ईरान ने अब इजराइल के अंदर उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरान ने एक ऐसी मिसाइल के जरिए निशाना बनाया है जिसको इजराइल भेद नहीं पाया। और सोचिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी चोट है कि इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को नहीं बचा पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये दोनों देश, ईरान और इजराइल, क्या ये दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या ये दोनों देश युद्ध झेल पाएंगे? 5वां दिन कल पूरा हो चुका है, आज 6ठा दिन है। ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई का 6ठा दिन है। यह भी कहा जा रहा है, एक अपुष्ट खबर निकल करके सामने आ रही है कि चीन ने अपना एक विमान भेज करके ईरान के अंदर कुछ हथियारों की सप्लाई की है। तो इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है? और जब चीन ने अपना विमान भेजा तो उसका ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ था। ट्रांसपोर्टर बंद करने का मतलब यह होता है कि कोई विमान कहीं जा रहा है तो कोई रडार उसको कैच नहीं कर पाएगी। अब यह बात सही है कि चीन सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि चीन के एक तरीके से इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि कई तकनीकी मामलों में वो इजराइल के साथ डील भी करता है। लेकिन इजराइल के मुकाबले में वो सपोर्ट करेगा युद्ध के मामले में ईरान को, ये बात साफ है। और अमेरिका को घेरने के लिए चीन जो है वो ताइवान पर भी हमला कर सकता है, ये बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश की जाए कि अगले 48 घंटे के बाद में अगर युद्ध की घोषणा होती है या अमेरिका सीधे तौर पर अपने विमानों को, अपने युद्धक विमानों को अगर भेजता है, तो उसके बाद में चीन का रुख क्या होगा, रूस का रुख क्या होगा, ये दोनों देश क्या करेंगे, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, एक बात को समझिए कि अभी तक इजराइल की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही है, इससे चाह करके भी इजराइल अभी तक ईरान में उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाया है। हालांकि परमाणु बम को लेकर के दो थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान वो अपने परमाणु बम बनाने के बहुत करीब जा चुका है। ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर हम उन पर अटैक नहीं करते तो अगले कुछ महीनों में वो परमाणु बम बना चुके होते। लेकिन वहीं पर CNN की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है और CNN की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, ईरान ने काफी समय पहले से ही अपने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को ठंडा कर दिया है। तो अब सवाल ऐसे में यह है कि ईरान क्या वो चाहता है कि युद्ध हो? हालांकि ईरान की तरफ से इस बात को कहा जरूर जा रहा है कि हम निर्णायक युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे मैं आपको बयान दिखाने वाला हूं कई सारे विशेषज्ञों के, जो कि ईरान की तरफ के विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को मान जरूर रहे हैं, कह जरूर रहे हैं कि हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं और हम सबक सिखा करके आएंगे। लेकिन वो सब जानते हैं कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो उसके लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। ईरान के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति फिर नहीं कही जा सकती। लेकिन सवाल इस बात का है, तो फिर ईरान चाहता क्या है? ईरान दरअसल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इजराइल के साथ में अब कोई बातचीत हो जाए, और बातचीत कुछ इस आधार पर हो जिसमें रूस और चीन वो सामने आकर के गारंटर के तौर पर इस बात को कह दे कि हां, ईरान अपना परमाणु बम नहीं बनाएगा या परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर देगा, और हम गारंटर के तौर पर जो इस बात को कह रहे हैं। रूस दूसरी तरफ जो है खुद यूक्रेन के साथ में युद्ध में उलझा हुआ है। तो रूस से बहुत ज्यादा उम्मीद यह नहीं की जा सकती है कि रूस वो सीधे तौर पर हथियारों की मदद ईरान को कर पाएगा। लेकिन वही कूटनीतिक तौर पर वो जरूर गारंटर के तौर पर सामने आ सकता है, और अमेरिका इस बात को फिर मानेगा। चीन के बारे में बिल्कुल साफ स्थिति है कि चीन अमेरिका को घेरने के लिए,
क्योंकि अमेरिका में भी दो धड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि मैं अगर G7 समिट छोड़ करके जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य चीज के लिए, छोटी चीज के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग भी, वो भी दो धड़ों में बटे हुए हैं। और वो कह रहे हैं, एक धड़ा है जो कहता है कि नहीं, हमें इजराइल का साथ देना चाहिए और ईरान को और ईरान के परमाणु बम के कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। अभी मौका है पूरी तरह से आगे बढ़ करके ईरान के अंदर खामेनेई को खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो कहा जा रहा है कि हमें इजराइल वाले मामले में अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी ट्रंप की पार्टी के ही कुछ लोगों का मत है। ट्रंप की पार्टी के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि बेवजह हमें अपना पैर वहां ले जाकर के नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि पहले ही हम लोगों की दुश्मनी एक तरीके से मोल ले रहे हैं, चाहे वो टैरिफ वाले मुद्दे पर हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम पर। लेकिन अब अगर हम सीधे तौर पर जाकर के इजराइल के साथ में खड़े होकर और इस युद्ध में सीधे कूद जाते हैं, तो फिर रूस या फिर चीन या बाकी देश, इसमें जो है कहीं ना कहीं एक और अड़ंगा हमारे गले में आकर के पड़ जाएगा। तो ऐसे में रास्ता क्या है? ऐसे में क्या रास्ता डील की तरफ जाता है? और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इस समिट को छोड़ करके गए हैं कि डील करवाई जाए। हालांकि डील बैक द चैनल चल रही होगी, पर्दे के पीछे मीटिंग हो रही होंगी, पर्दे के पीछे बातचीत हो रही होंगी, पर्दे के पीछे कोशिश की जा रही होगी कि हाँ डील हो जाए। अब इसमें दो बातें हैं। देखिए, ईरान के पास में सेना है, ईरान के पास में बहुत बड़ी आवाम है, ईरान के पास में क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। इजराइल उसके मुकाबले में बहुत छोटा देश है। ईरान की राजधानी तेहरान, जिसको खाली करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इजराइल की तरफ से कही जा रही है, तेहरान की ही राजधानी की ही अगर आबादी की बात करें तो 1 करोड़ आबादी जो है वो ईरान की राजधानी तेहरान में है, और दूसरी तरफ इजराइल की कुल आबादी ही 1 करोड़ है। तो इसी से आप समझिए कि अगर ये बात अभी कही जा रही है कि वहां पर ईरान के 200-250 लोग मारे गए हैं, 1100-1200 लोग घायल हो गए हैं, या दूसरी तरफ जो है वो इजराइल के बारे में बताया जा रहा है कि इजराइल में 25-30 लोग मारे गए हैं, 250-300 लोग घायल हो गए हैं, तो अगर आपको ये नंबर बहुत अलग अलग दिखाई दे रहा है तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन के मामले में इजराइल जो है वो कहीं नहीं ठहरता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान लंबे समय तक, लंबे वक्त तक वो युद्ध जैसे हालात को झेल सकता है, लेकिन इजराइल नहीं झेल पाएगा। इजराइल के लोगों को आदत नहीं है। अब इजराइल के लोग ये बात मान करके बैठे हुए थे कि उनका आयरन डोम सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और वो अपने घरों में आराम से सोते थे, आराम परस्त हो गए हैं। और जब पहली बार ईरान की मिसाइलें बरसने लगी तो वो लोग निक्कर में, हाफ पैंट में, बनियान पहन करके भागे, अपने बेडरूम को छोड़ करके भागे, बेडरूम तक मिसाइलें पड़ने लगी। तो इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि इजराइल के लोगों को, इजराइल के अवाम को उतनी आदत नहीं है बंकर में जाने की, फिर बंकर से बाहर आने की, बंकर में रहने की। ईरान के लोग इस बात के आदी हैं। ईरान के लोग इस बात को झेल सकते हैं, इजराइल झेल नहीं सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल बहुत महंगा देश है, इजराइल में रहन सहन वो बहुत महंगा है। और ऐसे में अगर ये जंग लंबे वक्त तक चलती है, आज 6ठा दिन है, अगर ये जंग लंबे वक्त तक चलती है तो निश्चित तौर पर एक जो बड़ा नुकसान होगा वो बड़ा नुकसान इजराइल का होगा, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बात सही है कि अभी भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इजराइल कहीं ज़्यादा तेज मार कर सकता है ईरान के अंदर। लेकिन ईरान ने इस वक्त में जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हिला दिया है, इससे कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि आप ईरान को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसलिए इजराइल वो एक तरफ कह रहा है कि हम खामेनेई को मारेंगे, हम इस बार आखिरी खात्मा करके रहेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने इजराइल चाहता है कि सीज फायर हो जाए। और दूसरी तरफ ईरान, उसको भी पता है कि अगर अमेरिका कूदा तो फिर क्या होगा, तो ईरान भी चाहता है कि सीज फायर हो जाए। तो क्या वाकई सीज फायर होने वाला है? क्या वाकई अगले 48 घंटे में सीज फायर होने वाला है, या अगले 48 घंटे में अमेरिका कूदने वाला है और अमेरिका कूद करके वही करेगा ईरान के साथ में जो उसने इराक के साथ किया?
खामेनेई के साथ वही करेगा जो सद्दाम हुसैन के साथ किया। क्या वाकई ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना, कहा मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। G7 देशों का इजराइल को समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़ करके अमेरिका रवाना हो गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इस बीच में ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वाशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता है। मैंने बार बार यह कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो एक लाइन में समझिए, बात सिर्फ इस बात पर आ गई है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर दे, इस पर साइन कर दे कि हम आगे चल करके परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इस समझौते पर साइन कर दे, और वो समझौता अगर वो अमेरिका को भेज दे, तो अभी भी बात यहीं की यहीं खत्म हो सकती है। ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। लेकिन क्या ईरान इस बात के लिए तैयार होगा? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए तैयार होगा? या अपने परमाणु बम के लिए उन्होंने जितनी भी इस वक्त अभी तक सामग्री इकट्ठा की है उसको नष्ट करने के लिए तैयार होगा? याद करिए, 2 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि जल्द से सीज फायर हो जाए, बिना खून खराबे के सीज फायर हो जाए, और मैं ये करवा करके रहूंगा। लेकिन अब उनके स्वर बदल गए हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, हम ईरान को प्रेशर में ले सकते हैं, और ईरान को प्रेशर में ले करके हमेशा हमेशा के लिए इस बात का टंटा खत्म किया जा सकता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाए। और इसके लिए अभी जो है वो ये फैसला लिया जाए, और इसके लिए अभी से ही ईरान को मजबूर किया जाए कि वो इस समझौते पर हस्ताक्षर करे कि वो अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करेगा और आगे परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान के पास में केवल परमाणु हथियार ही नहीं, उसके पास में अभी भी मिसाइलों का, हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। ईरान के पास 20,000 मिसाइलें, इजराइल नहीं रोक पाएगा। ईरानी नेता बोले 100 दिन हमले के लिए तैयार हैं। कैसे तेहरान पहुंचे इजरायली ड्रोन? तो भास्कर ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है, और इसमें उन्होंने हामिद रेजा, जो कि डायरेक्टर हैं डिप्लोमेटिक हाउस के, उनसे बात की है, और उन्होंने कहा है कि ईरान के पास में 20,000 मिसाइलें हैं। अगर हम एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागते हैं तो इस हिसाब से हमारे पास में 100 दिन तक लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों के पास में इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि उन्हें रोक पाए। ये बात जो है वो ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ईरान से लड़ना चाहता है तो उन्हें इसकी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहे। इजराइल और ईरान के बीच में 13 जून से जंग के हालात बने हुए हैं। आगे जो है इसमें वो कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इजराइल ने हमला किया है, ईरान ने उसका जवाब दिया है, अब ईरान का टारगेट क्या है, इस पर जवाब देते वो कहते हैं कि ईरान इजराइल के साथ में युद्ध नहीं चाहता है। हम शुरू से ही खास तौर पर पिछले 2 साल से फिलिस्तीनियों का समर्थन करते आ रहे हैं। इजराइल ने पिछले साल सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया और हमारे अधिकारियों को मार दिया। इजराइल ने हमास चीफ इस्लामिया हानिया को और हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को मार दिया। इजराइल के इस रवैये के बाद में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। हमने कभी तनाव नहीं बढ़ाया, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे रहेंगे, हमें अपनी रक्षा करनी आती है। युद्ध का दायरा इजराइल की वजह से बढ़ता जा रहा है। तो 2 बातें यहां पर स्पष्ट हैं। इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, यानी एक तरफ से उनकी तरफ से भी संदेश दिया जा रहा है कि अगर सीज फायर के लिए आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो इस बात को भी कह रहे हैं कि हमारे पास में बड़ा जखीरा है, हम लगातार हर दिन 200-200 मिसाइल मारेंगे तब भी 100 दिनों तक हम युद्ध जो है वो लड़ सकते हैं। मतलब 2.5-3 महीने के लिए हमारे पास में अभी सामग्री है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर वो इस बात को यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के युद्धक विमान आकर के सीधे तौर पर बम बरसाना शुरू कर देते हैं
तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इजराइल मिसाइलें मार रहा है। एक बात को समझिए, ये दोनों देश आपस में अलग अलग हैं। इनकी ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, सैनिक जाकर के आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एयर से एयर में, यानी हवा से हवा में जो है इस वक्त में लड़ाई हो रही है। और इजराइल की तरफ से जो मिसाइलें जा रही हैं वो ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो अपने परमाणु हथियार रखे हुए हैं, या जितना भी अभी परमाणु हथियार को बनाने के लिए जो मटेरियल तैयार किया है, उसको जमीन के नीचे 1 किलोमीटर जमीन के नीचे बंकर बना करके वो सारा मटेरियल रखा हुआ है। और इजराइल के पास में जो हथियार हैं उनसे जमीन के नीचे 1 किलोमीटर नीचे बंकर में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका के पास में ऐसे हथियार जरूर है। और अगर अमेरिका ने उन हथियारों का प्रयोग किया तब फिर ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के राजदूत वो इस बात को कह रहे हैं कि हम कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिश करें। भारत में इजरायली राजदूत रिवियोन अजार ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए दैनिक भास्कर से कहा कि अगर हम कूटनीतिक समाधान निकालने में सफल होते हैं तो बेहतर होगा। सवाल यह पूछा गया था कि इजराइल का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या वह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म करना चाहता है और कितना समय इसमें लगेगा। इस पर जवाब आया कि हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, इसमें हफ्ते लग सकते हैं। अगर हम कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने में भी सफल हो जाएं तो ठीक होगा। इसके बाद सवाल किया गया कि संघर्ष के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। अगर इजराइल खामेनेई को हटा देता है तो आगे की प्लानिंग क्या होगी। इस पर जवाब आया कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इजराइल एक मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। इजराइल के पास अपने किसी भी पड़ोसी देश का भविष्य निर्धारित करने की नीति है। हम चाहेंगे कि ईरान में तानाशाही से लोकतांत्रिक सरकार बने। हमें बदलाव देख करके खुशी होगी। इजराइल ईरान के लोगों को अपनी नीति बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी ऐसी योजना पर प्लानिंग कर रहे हैं। राजनीति में दरअसल यही होता है कि आप सब कुछ कह दें और फिर उसके बाद में कह दें कि हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं या हम ऐसी योजना नहीं बना रहे। दरअसल इजराइल की जो पूरी कोशिश इस वक्त में दिखाई दे रही है वो यही है कि हम किस तरीके से जो है वो खामेनेई को हटा दें और खामेनेई को हटा करके वहां पर अपना आदमी कोई बैठा दें। ये लोकतांत्रिक सरकार की जो बात हो रही है, लोकतांत्रिक नहीं, अपनी सरकार, अपने चुने हुए लोग, अपने पिट्ठू एक तरीके से वो वहां पर अगर बैठा दिए जाएं तो फिर उसके बाद में ईरान के रिसोर्सेज उन सब पर कब्जा करना आसान हो जाएगा और एक बड़ी ताकत ईरान के इजराइल के पास में जो है वो आ जाएगी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि अगले 2 दिनों में 48 घंटों में किस तरीके से तस्वीर साफ होती है। डोनाल्ड ट्रंप का इसमें रुख क्या रहेगा, पश्चिमी देशों का इसमें रुख क्या रहेगा, चीन और रूस वो इसमें क्या रुख अपनाते हैं, इजराइल क्या स्टैंड लेता है और ईरान उसके बाद में क्या फैसला करता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपके सामने लेकर के आऊँगा। शेयर कीजिए। धन्यवाद।